भारत के जम्मू कश्मीर के मसले के ऊपर नॉर्वे ने कैसे दखल दी है जो इवन अमेरिका और रशिया तक नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी के मीम्स के बाद अब इटली की सरकार अचानक से भारत से क्यों नाराज हो गई है। इंडियन आर्मी को लेकर नेपाल में कौन से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं और भारत से डीजल मांगने के बाद बांग्लादेश की सरकार ने कौन सा नया फरमान जारी किया है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो भारत के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और नॉर्वे के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ कि कई सारे देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने पाकिस्तान को विजिट करना स्टार्ट कर दिया है। ईरान, अमेरिका और जो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर चल रहा है, पाकिस्तान इसके बीच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया है। इसलिए कई सारी कंट्रीज आज की डेट में पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट्स को बढ़ाना चाहती हैं। ईरान वॉर शुरू होने के बाद अब तक कई सारे देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान आ चुके हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट, यूरोपियन यूनियन की फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी हाई रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर भी पिछले महीने पाकिस्तान के विजिट के ऊपर आई थी, और अब नॉर्वे। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान इन विजिट्स का पूरा फायदा जम्मू कश्मीर के मसले के ऊपर उठा रहा है। जब भी कोई फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान की सरकार उसके साथ जम्मू कश्मीर और इंडस वाटर ट्रीटी का मसला लेकर बैठ जाती है। अब चलो, पाकिस्तान का काम है मौके का फायदा उठाना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सामने वाले देश के फॉरेन मिनिस्टर्स का क्या रिस्पॉन्स आता है। इस बार नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर एस्पेन बार्थ एड पाकिस्तान की यात्रा के ऊपर आए हुए हैं। नॉर्वे वही देश है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई महीने में गए थे और जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड एक जर्नलिस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ वहां पर बदतमीजी की थी। वो इंसिडेंट तो खैर काफी पुराना हो गया है। अब क्या हुआ कि नॉर्वे ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान भेजा और इन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें नॉर्वे के विदेश मंत्री ने जम्मू कश्मीर मसले को भी मेंशन कर दिया है। मीडिया को संबोधित करते हुए एस्पेन बार्थ एड ने कहा कि मैंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ जम्मू कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान के मसले के ऊपर भी चर्चा की है। बातचीत के दौरान ये इशू भी सामने आया था और जो उस देश के साथ रिलेशंस में चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उसके ऊपर भी बात हुई है। इसके आगे नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया और टर्की के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर भी बधाई दी और कहा कि ये तीनों ऐसे देश हैं जिनके नॉर्वे के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हैं। यानी नॉर्वे ने इस एग्रीमेंट के ऊपर भी खुशी जताई। नॉर्वे को खुशी हो या फिर गम, उससे तो खैर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर को आखिरकार मेंशन ही क्यों किया। भारत की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल मसला है, उसमें किसी भी थर्ड कंट्री का रोल बिल्कुल नहीं है। इवन अमेरिका एंड रशिया भी जम्मू कश्मीर मसले के ऊपर कभी बात नहीं करते हैं। फिर नॉर्वे कौन होता है जम्मू कश्मीर को डिस्कस करने वाला? नॉर्वे ने किस हैसियत से जम्मू कश्मीर को डिस्कस किया है? सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और कई घायल कर दिए हैं, उसके ऊपर नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों नहीं बोला? उस पर बोलती क्यों बंद हो गई? अगर रूल बेस्ड ऑर्डर की इतनी चिंता है तो फिर पीओके के प्रोटेस्ट के ऊपर भी नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर को चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी। वीडियो रिकॉर्ड करते समय भारत की सरकार ने नॉर्वे को जवाब नहीं दिया है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने जो रिसेंटली फॉरेन फंडिंग का मिसयूज रोकने के लिए FCRA बिल लाया था, उसके कारण ही नॉर्वे भारत से नाराज हो गया होगा, क्योंकि उस बिल से क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर सबसे बड़ा असर पड़ने वाला था, जिनको नॉर्वे भी फंडिंग देता है। अब असली कारण क्या है, लेकिन भारत की सरकार को भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा, वरना ये छोटे मोटे देश भारत को इसी तरह से जम्मू कश्मीर और कश्मीर के मसले के ऊपर पोक करते रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इटली और भारत के बारे में। इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी के काफी मीम्स भी बनते हैं। अब हुआ ये कि ओपोजिशन लीडर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के इवेंट को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को हग करना, गले से लगाना, ये भी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। जिसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित को अचानक से गले लगा लेते हैं, जिसके बाद संदीप दीक्षित कहते हैं कि कहीं आपने मुझे मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ लिया था। अब पहले आप ये पूरा इंसिडेंट खुद ही देखिए, फिर मैं बताता हूँ कि इटली ने इसके ऊपर क्या बोला है। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। ये हरकत की है कांग्रेस पार्टी ने। इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर इटली की जो भारत में एम्बेसी है, उसने एक स्टेटमेंट इशू किया है। इटली ने कहा कि राहुल गांधी ने इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को लेकर जो डेरोगेटरी और अपमानजनक स्टेटमेंट बोली है, उसको लेकर हम गहरी चिंता और नाराजगी जाहिर करते हैं। लोकतंत्र में पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन भारत के इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स को इटली की प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ाने या उनका अपमान करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
हम भारत के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल डिस्कशंस का सम्मान करते हैं और हम इटली और इटली की डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी इसी सम्मान की उम्मीद रखते हैं। पॉलिटिकल डिबेट का स्वागत है, लेकिन हमारी प्राइम मिनिस्टर का अपमान हम स्वीकार नहीं करेंगे। दोनों देशों को म्यूचुअल रिस्पेक्ट, डिग्निटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज का सम्मान करना चाहिए, ये कहना है इटली का। कांग्रेस पार्टी की हरकत की वजह से अब 2 बातें हमको इटली ने भी सुना दी हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है तमिलनाडु, श्रीलंका और भारत सरकार को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि श्रीलंका की नेवी ने 12 अगस्त की रात को भारत के 9 मछुआरों को अरेस्ट कर उनकी फिशिंग बोट भी अपने साथ कब्जे में ले ली थी, जिसके बाद अब तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को डायरेक्ट एक लेटर लिखा है और कहा है कि श्रीलंका ने इस महीने अगस्त में दूसरी बार भारत के मछुआरों को अरेस्ट किया है, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। टोटल 49 मछुआरे श्रीलंका की हिरासत में हैं। भारत की सरकार से रिक्वेस्ट है कि श्रीलंका के साथ इस मैटर को उठाया जाए। लोकल मछुआरे श्रीलंका नेवी के एक्शंस के कारण काफी चिंतित हैं और नाराज हैं। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यानी कि जयशंकर सर इस मसले में अर्जेंट इंटरवेंशन करें और श्रीलंका से भारत के मछुआरों को वापस लाने के प्रयास करें। ये कहना है तमिलनाडु के स्टार चीफ मिनिस्टर विजय का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के पड़ोस में बांग्लादेश को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में डीजल की शॉर्टेज के कारण अब बांग्लादेश की सरकार ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बिजनेस, शॉप ओनर्स और मॉल्स के लिए नई रेगुलेशंस जारी की हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की सरकार ने सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक की न्यू टाइमिंग्स अनाउंस की हैं। बांग्लादेश की सरकार ने शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और शॉप्स के लिए टाइमिंग जारी करते हुए कहा कि ये सुबह 11 बजे से शाम के 8 बजे तक ही ओपन रह सकती हैं। 8 बजे के बाद शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और शॉप्स को बंद करने की डायरेक्शन दी गई हैं। इसके साथ ही जो एडवर्टाइजमेंट के लिए बिलबोर्ड्स होते हैं, उनके लिए भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि दुकानदार या फिर एडवर्टाइजमेंट कंपनीज बिलबोर्ड्स की लाइट को 7 बजे बंद कर देंगी। 7 बजे के बाद बांग्लादेश में किसी भी बिलबोर्ड की लाइट ऑन नहीं होगी। सेम डायरेक्शंस डेकोरेशन वाली लाइट्स के लिए भी जारी की गई हैं, जो मार्केट्स को सजाने के लिए जलाई जाती हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज ने देश में कल्चरल इवेंट्स, ट्रेड फेयर्स, मेले या फिर इस तरह के एंटरटेनमेंट इवेंट्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस कर दी हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की सरकार ने ये फैसले क्यों सुनाए हैं। दरअसल मसला ये है कि बांग्लादेश पहले जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, वो खरीदने के लिए बांग्लादेश की सरकार के पास पैसे नहीं है। ऊपर से जो बांग्लादेश के अंदर पावर जनरेशन प्लांट्स हैं, वो 50% नेचुरल गैस से ऑपरेट होते हैं, 20 से 25% कोल से, जबकि 20% फर्नेस ऑयल से, जो कि क्रूड ऑयल से बनता है। अब ये सारी चीजें इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में डबल से भी ज्यादा कीमत की हो गई है। ऊपर से छोटा कस्टमर होने की वजह से बांग्लादेश की नेगोशिएटिंग पावर भी कम है। और तीसरा फैक्टर है गैस, कोल और फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज हो रही है। इन सब वजह से बांग्लादेश की सरकार को मजबूरी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कटौती करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फ्यूल ही नहीं है। ऐसे में क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी के कट्स हो रहे हैं तो शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, दुकानें, बिजनेस ओनर्स ये सब डीजल जनरेटर्स की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से डीजल की कंजप्शन और डिमांड बांग्लादेश के अंदर अचानक से बढ़ने लग गई है। अब हो क्या रहा है कि बांग्लादेश की सरकार के पास डीजल भी नहीं है। हफ्ते पहले बांग्लादेश की सरकार ने भारत से कहा था कि भारत उनको डीजल की सप्लाई को बढ़ा दे, यानी ज्यादा डीजल सप्लाई करना स्टार्ट करे। ना बांग्लादेश की सरकार अपने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी दे पा रही है, ना ये गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए डीजल, नेचुरल गैस, कोल या फिर फर्नेस ऑयल का जुगाड़ कर पा रही है। इसलिए इन्होंने नया तरीका निकाला है कंजप्शन को कम करने का, वो है केवल 11 से 8 बजे तक बिजनेस को ओपन रखना, दिन में बस 9 घंटे ही। बांग्लादेश की नई सरकार और तारिक रहमान का अगर यही हाल रहा तो लोग खुद ही सड़कों के ऊपर उतरकर शेख हसीना को वापस से प्राइम मिनिस्टर बनाने की मांग करने वाले हैं। ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर कई सारी डिबेट स्टार्ट हो गई हैं, जिनमें कंपेयर किया जा रहा है कि शेख हसीना के समय क्या हालात थे और तारिक रहमान ने क्या कर दिए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और नेपाल को लेकर। आपको याद होगा भारत सरकार ने अग्निवीर स्कीम अनाउंस की थी और कहा था कि अब केवल 25% कैडेट्स को ही परमानेंट सर्विस के लिए रिटेन किया जाएगा और बाकी के 75% कैडेट्स को 4 साल के शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बाद रिलीज कर दिया जाएगा। उस समय नेपाल की सरकार ने इसका विरोध किया था और भारत के सामने डिमांड रखी थी कि भारतीय सेना में जो नेपाल के गुरखा की रिक्रूटमेंट होती है, उनको या तो इस अग्निवीर स्कीम से बाहर रखा जाए या फिर ये स्कीम वापस ले ली जाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि नेपाल के यूथ का फ्यूचर खराब होगा। जो 75% 4 साल के बाद निकाले जाएंगे, उनके पास नेपाल में रोजगार ही नहीं होगा। भारत ने नेपाल की बात नहीं मानी थी, ना नेपाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था और उनके लिए 25% वाला रूल ही रखा था, जिसके बाद साल 2022 में नेपाल की सरकार ने इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के ऊपर ही रोक लगा दी थी। न्यूज आ रही है कि अब नेपाल के अंदर इस रोक को हटाने के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है।
न्यूज निकल कर आ रही है कि नेपाल में एक्स सर्विसमैन और यूथ ने पोखरा में प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है और कहा है कि नेपाल की सरकार इंडियन आर्मी में भर्ती की परमिशन दे दे। ब्रिगेड चेयरमैन कर्नल कृष्ण बहादुर खत्री इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं और उनका कहना है कि नेपाल के लोग 200 से भी ज्यादा साल से इंडियन आर्मी में सेवा देते आए हैं, लेकिन अब नेपाल की सरकार के फैसले के कारण ये ऐतिहासिक लिंक टूटते जा रहा है। पूरा एक ट्रेडिशन खत्म हो रहा है और नेपाल के यूथ से इंडियन आर्मी में रोजगार का एक बहुत ही अच्छा अवसर छीना जा रहा है। नेपाल के लड़के अगर 4 साल के बाद वापस भी आ जाते हैं तो ये 40 से 50 लाख रुपए लेकर आएंगे और ये चीज मिडिल ईस्ट के किसी गल्फ देश में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वहां पर लो पेइंग जॉब करने से तो 100 गुना ज्यादा बेहतर है। गल्फ कंट्रीज में जाने से अच्छा है कि नेपाल का यूथ इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर ले, ये कहना है प्रोटेस्टर्स का। अब देखते हैं कि नेपाल की सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि नेपाली गुरखा और इंडियन आर्मी का रिलेशन 200 साल से भी ज्यादा का है।